Good morning class and most welcome in GVCC online defense classes. Last class we studied about probability and main topic in probability conditional probability, but today we will discuss about प्रायिकता in types of probability and different forms of probability. आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रायिकता में एक तो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा और इसके कहाँ कैसे यूज़ करने अपने को या कौन से टॉपिक इसके अंतर्निहित हैं. शायद जहाँ तक पॉसिबल है आज वाली क्लास में इसकी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और ये टॉपिक भी बेटा आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट. तो आपको इस क्लास को मिस नहीं करना है. ओके, साथ में अपन इसमें एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे और जितने भी कोई शॉर्ट फॉर्म्स रहेंगी या शॉर्ट फॉर्म्स बनाने के जो मेथड होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रायिकता के प्रकार. तो आप हेडिंग नोट करना, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के प्रकार, जिसमें प्रायिकता के जो प्रकार हों वो घटना से रिलेटेड लूँगा बेटा मैं, कि इसमें कितनी घटनाएं हो सकती हैं जिनकी प्रायिकता अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, प्रायिकता के प्रकार का मतलब ये हुआ कि मैं घटनाओं के प्रकार के ही बारे में डिस्कस करूंगा बेटा आपसे. तो सबसे पहले निश्चित घटना. यस, डेफिनेशन ऑफ कंफर्म इवेंट या डेफिनेट इवेंट. बेटा इसका एक बहुत छोटा क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को मैं पहले बता दूं जो आपका डिफेंस में आया हुआ है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है. अब आपको पता है यदि घटना नहीं होती तो प्रायिकता मिनिमम कितनी होती है, 0. और यदि घटना हो रही है तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है बेटा, यूनिट, या कितना होता है 1. और मैं बोलूँ कि उस घटना में का कुछ पार्ट आपको चयनित करना हो तब उसकी घटना की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए आपको मैथमेटिकल नंबर देगा. तो निश्चित घटना वो घटना होती है जो वहाँ पे पॉसिबल होती है या उसमें काम पूरा हो चुका होता है. तो ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती है जिनमें आपका जो भी इवेंट है, ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग काम क्या हो गया बेटा, पूरा हो गया है. उसको कौन सी घटना बोलते हैं अपन, निश्चित घटना. डेफिनेशन में नहीं लिखवाऊंगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है. सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निश्चित घटना की हमेशा कितनी होती है, 1. दूसरा अनिश्चित घटना. अनिश्चित घटना मतलब वो घटना वहाँ पे होगी नहीं या कोई अनिश्चित मतलब उसका हो पाना भी वहाँ पे संभव नहीं है. उस कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 0. कई बार क्या होता है बेटा, बच्चे इसको नन ऑफ दीज में आंसर दे के आ जाते हैं. जैसे क्वेश्चन आ गया कि 5 बॉल हैं किसी बैग में, 5 बॉल हैं बैग में और उनका कलर है बेटा ब्लैक, तो रेड बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी होगी. अब वहाँ पे 0, 1, -1 जो भी ऑप्शन हो सकते हैं. वहाँ पे कई बच्चे ये भी लिख सकते हैं नन ऑफ दिस, ये गलत होगा आपका. अनिश्चित घटना मतलब वो घटना नहीं होती तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 आपको सेलेक्ट करनी है. देन थर्ड स्वतंत्र घटनाएं. इसको मैं कंपेयर करूंगा एक और घटना से, साथ में आप सब कंपैरिजन से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स से इसका इंग्लिश फॉर्मेट होता है. स्वतंत्र घटनाएं, और इसके साथ में मैं पढ़ने जा रहा हूं आपको अपवर्जी घटनाओं के बारे में बताऊंगा. ओके, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, जैसा नाम है वैसे ही घटनाएं होती है कि जब अपने पास में 2 घटनाएं होती हैं A और B, तो बेटा इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है. इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, वो घटनाएं कौन सी होंगी, स्वतंत्र घटनाएं. अब चलो मैं इसकी डेफिनेशन देख रहा हूँ, यही डेफिनेशन मैं यहाँ बताऊंगा कि ऐसी 2 घटनाएं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, कौन सी घटनाएं कहलाती हैं, ये अपवर्जी घटनाएं कहलाती है. आप बोलोगे सर डेफिनेशन दोनों की सेम हो गई है. बिल्कुल सेम भी होती है लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, उसकी भी बात करेंगे. इनमें भी आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है और इन घटनाओं में भी आपस में कोई रिलेशन नहीं होता. बट फिर डिफरेंस क्या होता है, ये बेटा एक सिस्टम में हो सकती है, मतलब एक जगह ये काम हो सकता है. मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में इनको बंद कर दिया, मैंने क्या बना दिया, इनके लिए एक बॉक्स बना दिया. ये एक किसी बॉक्स में हो सकती है बट इनके लिए मैं कोई बॉक्स का निर्धारण नहीं करूँगा. इस बॉक्स का मतलब आपको समझना है कि ये घटनाएं एक जगह हो सकती हैं बट ये घटनाएं कभी भी एक जगह नहीं होती हैं. वापस बताता हूँ मैं आपको, स्वतंत्र घटनाएं जैसे कि एक बैग ले लो आप, जैसे मैंने बॉक्स बना दिया,
इसमें रेड बॉल ले लो और ब्लैक बॉल ले लो। अब आप रेड बॉल भी उसमें से निकाल सकते हो, ब्लैक बॉल भी निकाल सकते हो। ब्लैक बॉल निकालोगे तो रेड बॉल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रेड बॉल निकालोगे तो ब्लैक बॉल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। मतलब दोनों काम एक जगह हो सकते हैं, बस उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन ये घटनाएं एक जगह होती नहीं है वाकई में, तो ये किसी बॉक्स या एक निश्चित निकाय में नहीं होती हैं। ऐसी घटनाएं आपकी अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अब कोई हिंदी का सेंटेंस आ जाए, उसमें कैसे पता चले कि ये स्वतंत्र घटनाएं अपवर्जी घटनाएं? इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे देता हूं। जिस हिंदी के कथन या सेंटेंस में आपको और मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? और मिल जाए, तो ये क्या हो सकती हैं? स्वतंत्र घटनाएं। बट आपको किसी हिंदी के सेंटेंस में, कथन में क्या मिल जाए? या मिल जाए, तो आप उनको कौन सी घटनाएं समझोगे? अपवर्जी घटनाएं। जैसे एक हिंदी का सेंटेंस बोलता हूं बेटा, मैंने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि बेटा आप शाम को क्या करते हो अपने घर पे? तो वो बच्चा मेरे को रिप्लाई कर सकता है कि सर मैं खाना भी खाता हूं शाम को और सोता भी हूं मैं। बट उसी बच्चे ने मेरे को एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं सर खाना भी खाता हूं 8 बजे के आसपास, या फिर मैं 8 बजे के आसपास सोता हूं। मतलब उसने या लगा दिया, मैं खाना खाता हूं या सोता हूं। उस बच्चे ने ये भी रिप्लाई कर सकता है सर मैं खाना खाता हूं और सोता हूं। इसका मतलब ये दोनों काम वहां पे होंगे, बस खाना खाना और सोने का आपसी कोई रिलेशन नहीं है कि खाना खाते टाइम सो गया या सोते टाइम खाना खा रहे। बस वो खाना भी खाएगा और सोएगा भी, वो ये काम भी करेगा, ये काम, दोनों का आपस में कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्र हो गया। यहाँ क्या होगा? मैंने बोला या तो वो खाना खाएगा या सोएगा, काम कौन सा करेगा? एक, या तो खाना ही खाएगा बेटा या फिर सोएगा। मतलब दोनों काम एक जगह नहीं होते हैं, एक निश्चित निकाय में नहीं होते। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। अब इनका नोटेशन मैथ्स में कैसे लगाना है? और कहीं मिल जाए आपको तो आप लगाओगे इंटरसेक्शन, या कहीं मिल जाओ तो आप लगाओगे बेटा यूनियन। ये आपको अच्छे से पता होंगे। ये साइन होता है आपका इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं, और ये मेरे पास में साइन जो होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा यूनियन, जिसको आप योग बोल सकते हो और इसको आप उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भी इसको कह सकते हैं। अब मैथ्स में इसका फॉर्मेशन बनाता हूं मैं आपको कि कैसे मैथ्स में आपको इसको यूज़ करना है, या मैथ्स का जो प्रायिकता टॉपिक है उसमें आपको कैसे यूज़ करना है, वो आप देखिएगा थोड़ा सा। कि जब मेरे पास में ये स्टेटमेंट है स्वतंत्र घटनाएं, इसका मतलब ये एक जगह होगी लेकिन आपस में नहीं होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा वो पी ए मल्टीप्लाई पी बी के क्या हो सकता है बेटा? इक्वल हो सकता है। मीनिंग समझ लो क्या होता है कि आपको दोनों जगह उन घटनाओं का और देखना है या इंटरसेक्शन देखना है। कॉमन तो कुछ दोनों में है नहीं, तो पहली प्रायिकता को दूसरी प्रायिकता से डायरेक्ट क्या कर दोगे आप? गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या होता है मैथ्स का फॉर्म? इसमें होता है बेटा कि दोनों की जो कॉमन प्रायिकता देखते हैं ना, वो कितनी आती है? 0, क्योंकि इसमें कोई लिंक ही नहीं है दूर दूर तक। ये एक काम यहाँ हो रहा है तो दूसरा काम इससे कई किलोमीटर दूर होगा, कोई मतलब ही नहीं उनका कॉमन कि मैं इसको उससे रिलेटेड करूँ क्या, क्योंकि इसको इससे रिलेटेड करने पे अपने तो क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। काम एक जगह हो रहा, तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। वो इसकी प्रायिकता कुछ होगी, इसकी प्रायिकता कुछ होगी, तो उनका में आपको गुणनफल का नियम लग जाएगा। ये तो एक जगह होते ही नहीं है काम आपके, तो इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा, कभी भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास में? 0। अब इसमें कोई पूछे यूनियन का फॉर्मूला बना दो, तो यूनियन का फॉर्मूला इसमें बन सकता है पी ए प्लस का पी बी। इस यूनियन को हटा के मैं पी ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी जा रही है? 0। ये इसका हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट, या मैथ्स में इसको ऐसे यूज़ करते हैं, या हिंदी में अपन इनको इन स्टेप्स से समझ सकते हैं। आई मीन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान क्या रखना है, दोनों ही घटनाओं का आपसी कोई तालमेल नहीं होता, बट ये एक जगह घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं एक जगह नहीं होती है। बस इतना आपको डिफरेंस रखना है। सेंटेंस आपको मिलेगा तो वो और या आपको या में मिल जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रायिकता में अपन बात करेंगे कि एक पूरे निकाय या सिस्टम की प्रायिकता क्या होती है।
एक पूरे और निकाय और सिस्टम का मतलब क्या होता है कि निकाय का मतलब एक समूह हो सकते हैं, समूह का मतलब उसमें एक से ज़्यादा काम होंगे, एक से ज़्यादा काम होने का मतलब है उसमें एक से ज़्यादा घटनाएं होंगी, एक से ज़्यादा घटनाएं होने का मतलब ये है कि उसमें अलग अलग घटनाएं अलग अलग टाइम पे घटित होंगी, अलग अलग प्रकार से घटित होंगी। तो नेक्स्ट जो अपना हेडिंग चलेगा वो ये चलेगा, प्रायिकता का, संपूर्ण प्रायिकता का नियम। संपूर्ण प्रायिकता का नियम, संपूर्ण प्रायिकता का नियम। ये पूरा का पूरा एक निकाय में होगा, या इसको मैं मान सकता हूँ समूह में होगा, या एक से ज़्यादा घटनाएं होंगी। ऐसा आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हो। निकाय होगा, कोई समूह होगा, या एक से ज़्यादा इसमें घटनाएं आपको मिलेंगी। जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं बेटा कि आपके पास में कोई एक निकाय या सिस्टम दिया हुआ है। इसमें आपके पास में कोई E1 बैग भी हो सकता है, E2 बैग भी हो सकता है और E3 बैग भी हो सकता है। 3 बैग हैं, वो अलग अलग है अपने पास में। अब इस बैग में कुछ आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे इनमें सब में बॉल रखी हुई है, तो आपको इन तीनों बैग में से बॉल लेनी है। तो आपने क्या किया, पूरे पे काम किया, पहले बैग को भी चेक किया है, दूसरे बैग पे भी काम किया है, तीसरे बैग को भी आपने सेलेक्ट किया है। मतलब आपने क्या किया वहाँ पे, संपूर्ण प्रायिकता, मतलब सबकी प्रायिकता के आप देखने जाओगे तो ये जो नियम बनता है पूरे निकाय पे, इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रायिकता का नियम। अब सह-प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ाई थी मैंने। सह-प्रतिबंध प्रायिकता में क्या होती है कि एक से ज़्यादा सिस्टम होते हैं, लेकिन इसकी प्रायिकता इस पर डिपेंड करेगी या इसकी प्रायिकता इस पर डिपेंड करेगी। अब उसी फॉर्मूले को मैं आगे ले जाऊं कि इसकी प्रायिकता इस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों की प्रायिकता इस पे जाएगी। मतलब सभी की सभी जो आपके पास में आर्टिकल है उनकी प्रायिकता एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो सह प्रतिबंध का एक फॉर्मूला हुआ करता था अपने पास में, PE/F इज इक्वल्स टू PE इंटरसेक्शन F और डिवाइड बाई कितना चल रहा था वहाँ पे, PF। बस इसको ओपन करूँगा और वहाँ से अपने पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ पे ये हुआ, वज्र गुणा करके देखा तो E इंटरसेक्शन F, इसको मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे PF मल्टीप्लाई PE/F, जो अपने कुछ कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। अब सुनो, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि कोई आपको इवेंट है उसको सेलेक्ट करना है और उसको सेलेक्ट किसी अनादर के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि इसमें आपके पास में इवेंट ही कितने चल रहे थे, 2 इवेंट चल रहे हैं, एक घटना E थी और एक घटना कौन सी थी, F थी घटना। यदि इस फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूँ कि आपको E और F का क्या चाहिए बेटा, कॉमन चाहिए। EF का कॉमन चाहिए, तो EF को अपन स्वतंत्र घटनाओं में यदि कॉमन में देखें तो अपन इसको ये लिख सकते हैं PE मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं बेटा, PF। अपवर्जी घटनाओं में इसकी वैल्यू को देखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 0। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो घटनाएं स्वतंत्र लेता है या फिर अपवर्जी लेता है, तो वो तो आप वहाँ पे समझ जाओगे। अब इसको मैंने इंटरसेक्शन हटा के मैंने इसको सीधा ये लिख दिया EF, तो भी बेटा आपका वही मीनिंग है जो आप पहले से समझते हो। क्या समझते हो, अभी बताता हूँ मैं आपको। इस EF को लिखो या इंटरसेक्शन को लिखो, क्या समझना है आपको, आपको ये समझना है इस क्वेश्चन को देखने के बाद में कि आपके पास में 2 इवेंट चल रहे हैं। एक इवेंट को आपको सेलेक्ट करना होता है, एक इवेंट को आपको दिया हुआ होता है। आप दोनों इवेंट की बात करोगे यहाँ पे, समझ में आ गया। यदि मैं 3 इवेंट लूँ यहाँ पे तो मेरे पास में हो सकता है A इवेंट भी हो जाए, दूसरी B घटना भी हो जाए, तीसरी कौन सी घटना हो जाए, C घटना भी हो जाए आपके पास। तो इस पूरे में घटना क्या आएगी, जैसे 3 घटना हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा E, फिर आ जाएगा F, फिर क्या आ जाएगा अपने पास में G। 2 घटना होती है तो अपने पास में क्या आ गया, E और F। अब मेरे को तो ना तो E चाहिए, ना ही F चाहिए, ना ही G, मेरे तो सारी घटनाएं चाहिए। तो इन सभी घटनाओं को आप एक सिंगल साइन से नोट कर दोगे कि मुझे तो एक ही काम चाहिए वहाँ पे, PE। तो इस PE की प्रायिकता क्या हो सकती है, यदि मैं उस इवेंट के लिए बात करूँ कि आपको पहले बैग को सेलेक्ट करना है
और उस बैग में से आपको कोई मान लो आर्टिकल है, कुछ भी बॉल वगैरह है, उसको सेलेक्ट करना है। दूसरा मैं क्या चाहूँगा, आपको सेकंड बैग को चेक करना है और उस सेकंड बैग में, मतलब बैग को चेक किया मतलब बैग मिल गया, उस बैग में से मैंने प्रायिकता का एक छोटा नियम दिया था, चयनित बटे टोटल। तो आपने बैग को देख लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, तो बैग आपके पास में, तो ये तो दिया हुआ है, चयनित हमेशा ऊपर आता है। आपने मान लो उसमें कोई कंडीशन थी रेड बॉल की, ब्लैक बॉल की, वो आपने देख ली वहाँ पे। इस रेड बॉल की कंडीशन को मैं सिर्फ सिंगल टर्म्स में दिखाना चाहूँ तो सब मैं ए यूज़ कर लूँगा कि ए कोई एक कॉमन आर्टिकल है जो E1 में भी था, E2 में भी था और E3 में भी था। यदि मान लो आप E3 बैग पे जाओगे तो मैंने E3 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या मिल सकता है, आपको E3 में कोई कॉमन इवेंट चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एक नियम मिल गया जिसको आप बोलते हो प्रायिकता का संपूर्ण नियम। इसमें क्या हुआ, E1 पे भी बात हो गई, E2 पे भी बात हो गई, E3 पे भी बात हो गई। इस E1 में आपने A को भी सिलेक्ट कर लिया, इस E2 में आपने A को भी सिलेक्ट कर लिया, इस E3 में आपने A को भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया E4 क्या होता है, इवेंट्स की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इवेंट्स की बात कर रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि आपने जो इवेंट्स थे उसमें A को सेलेक्ट किया है, आपने उस इवेंट में किसको सेलेक्ट किया है, ए को। तो मैं ये नोटेशन भी दे सकता हूँ और इसका ये नोटेशन भी दे सकता हूँ। इसका मतलब कोई घटना है और वो घटना क्या है, ए क्या होता है, कॉमन आर्टिकल। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन कि मान लो अपने पास में 3 बैग दिए गए हैं, मान लो अपने पास में 3 बैग दिए गए हैं और तीनों बैग में गोल्ड है बेटा, सोना है। बहुत अच्छा होता है ना सोना, दिखता भी अच्छा है, लगता भी अच्छा है। ये अपने पास में गोल्ड है, मान लो इसमें 25% है, इसमें गोल्ड है 30% और इसमें है 45%। ये एक अपने पास में कोई निकाय था या रूम मान लो, इसमें 3 बैग हैं, उसमें गोल्ड ये आपके पास में दिए गए हैं। क्वेश्चन आ गया कि सोने को चुनने की प्रायिकता ज्ञात करो, या उस रूम में सोना है इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। अब आप ऐसे तो नहीं है सीधा बैग में हाथ डालोगे, क्योंकि बैग एक नहीं है, वहाँ पे बैग कितने बेटा, 3। पहले आप पहले बैग को सेलेक्ट करोगे, उसमें से सोना निकालेंगे, फिर आप दूसरे बैग को सेलेक्ट करोगे, उसमें से सोना निकालोगे, फिर तीसरा बैग है, इसमें से आप सोना निकालोगे। तो आपका मेन कॉमन आर्टिकल तो इसमें क्या हुआ, गोल्ड, सोना हो गया, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये E1 E2 क्या हो सकता, अलग अलग घटनाओं के निकाय हो सकते हैं। तो मैं नीचे लिख देता हूं इसमें कि ए होती है ना, वो तो होती है बेटा उभयनिष्ठ घटना। ए होती है वो होती है उभयनिष्ठ घटना। E1 घटना का पहला निकाय। अभी निकाय वगैरह बेटा समूह होते हैं आपके, इसमें आपको कुछ सोचने और विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये है घटना का दूसरा निकाय। अब ऐसे से आपके पास में कितने भी निकाय हो सकते हैं बेटा, n तक चल सकता है ये निकाय। मैंने तो कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है और फिर क्या हो सकता है आपके पास में E4 भी हो सकता है। ये अपने पास में है। तो घटनाएं हो गई, उसमें E1 भी हो गया, E2 भी हो गया, E3 भी हो गया, E4 भी हो सकता है। पहले आपको सेलेक्ट करना है घटनाओं के निकाय, फिर आपको एक कॉमन घटना देखनी है। यदि आप इनको सेलेक्ट कर जाते हो तो ये होता है बेटा घटनाओं का संपूर्ण प्रायिकता का नियम। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, विथ मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। यदि इन संपूर्ण प्रायिकता के नियम में, संपूर्ण प्रायिकता का नियम है अपने पास में, इस नियम में आपको अब आगे जाकर एक ही ऑब्जेक्ट के साथ में कंपेयर करना है कि संपूर्ण प्रायिकता का नियम तो लगा दिया या वहाँ पे लग जाएगा, लेकिन इस पहले बैग के सापेक्ष आपको प्रायिकता निकालनी है। तो क्या करना है, वही छोटा सा फॉर्मूला बेटा, चयनित बटे टोटल। तो चयनित में आपको पहले से कंपेयर किया जाए तो ये पहला नंबर तो ऊपर आ जाएगा और टोटल नंबर कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे। दूसरे से कंपेयर किया तो ये नंबर ऊपर आ जाएगा और इसका टोटल प्रायिकता नियम है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसको बोलते हैं बेटा बेस थ्योरम, क्योंकि ये बेस जो आपका मैथमेटिशियन हुआ करता था उसने इसको अप्लाई करके बताया था। तो नेक्स्ट इसके बाद में थ्योरम आएगी बेटा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम यही होती है कि संपूर्ण प्रायिकता के नियम में कोई प्रायिकता एक के सापेक्ष वापस
वापस तुलना की जाए या कंपेयर की जाए तो वो होती है आपकी बेस थ्योरम। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा इसी बेस थ्योरम का, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में संपूर्ण प्रायिकता का नियम तो लगेगा ही, बट एक के सापेक्ष उसमें स्टडी होती है। इसका मतलब ये हुआ फॉर्मूला बन सकता है चयनित तरीके डिवाइड बाय कुल तरीके। उसी शॉर्ट फॉर्म्स में प्रायिकता के सभी फॉर्मूले बनते हैं, ये मैंने आपको पहले की क्लास में ही बताया था। जो भी फॉर्मूला बनेगा उनका स्ट्रक्चर आप देखना चाहोगे, संरचना वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन निकलेंगे उसी बेसिक फॉर्मूले से। नेक्स्ट आपका बेटा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, बेस प्रमेय। क्या होगा बेस प्रमेय में? ए आपके पास में एक उभयनिष्ठ घटना होगी, E1 आपके पास में पहला निकाय होगा, E2 आपके पास में दूसरा निकाय होगा। ऐसे ही आपके पास में निकाय के नंबर बढ़ते जाएंगे। लेकिन हुआ क्या इस बार, आपने उसको किसी से तुलना कर दी, पहले निकाय से करो या फिर दूसरे निकाय से, तो संपूर्ण प्रायिकता कि किसी एक निकाय से तुलना ही बेस थ्योरम होती है। ये सिंपल से इसका डेफिनेशन है, काम में कहीं नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए कि बेस थ्योरम अप्लाई कहाँ पे हो सकती है। कहीं बहुत निकाय में काम चल रहा है, एक निकाय से आपने कंपेयर किया तो आपको इसको यूज़ करना है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो सकता है बेटा जी? जैसे मेरे को E1 से आपको कंपेयर करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? P E1 को सेलेक्ट करो, E1 में क्या देखोगे आप? कॉमन इवेंट। P E2 को देखने जाओगे और E2 में आप क्या देखोगे? कॉमन इवेंट। प्लस E3 को सेलेक्ट करने जाओगे और E3 में आप क्या देखोगे? कॉमन इवेंट। लेकिन फर्स्ट से कंपेयर किया तो यहाँ पे हो जाएगा P E1 और फिर हो जाएगा P E1 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा A। ये आपका बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। जरूरी नहीं है फर्स्ट से ही कॉमन करवाए, तो मैं अब साइन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे I की जगह, यहाँ 1 की जगह I लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या लग गया बेटा? I, और यहाँ पे भी क्या लग गया? I का मतलब 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 3 से। इस I को रिप्रेजेंट कर दूँ मैं 1 2 3 4, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। समझ में आ गया होगा। इसके बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम सीट या डीपीपी में मिलेंगे कि एक बच्चे को किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, आने में उसका आंसर सही है, एक क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी जानता और जानने में सही किया है, एक क्वेश्चन का विद्यार्थी आंसर सिर्फ अनुमान लगाता है, सही हो भी नहीं सकता और हो भी सकता है। तो अब क्वेश्चन को सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको वहाँ पे देखना है, उसमें अलग अलग निकाय है वो आपको डिवाइड करने हैं, जिस निकाय से कंपेयर है वो ऊपर आ जाएगा। जिस निकाय की प्रायिकता आपको नहीं दी गई है उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। यदि काम हो रहा है तो मैंने बोला निश्चित घटना, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। यदि घटना होती नहीं है और फिर प्रायिकता यूज करनी पड़े तो आंसर कितना आएगा? 0। ये आपको कहीं ना कहीं इसमें लगाना पड़ सकता है। जैसे कोई टैक्सी से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई मान लो किसी और साधन या ट्रेन से जा रहा है और वहाँ अगला आपको पूछ ले कि वो साइकिल से कैसे जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा? 0। काम हो ही नहीं रहा तो प्रोबेबिलिटी आएगी 0। यदि काम की प्रायिकता नहीं दी गई है और काम हो रहा है तो फिर प्रायिकता की वैल्यू कितनी लगा सकते हो आप? 1। ये 2 चीज़ इसमें स्पेशल आपको ध्यान में रखनी है। तो संपूर्ण प्रायिकता और बेस थ्योरम में डिफरेंस ये होता है, संपूर्ण प्रायिकता में कोई तुलना नहीं होती और बेस थ्योरम में आपके पास में क्या हो जाती है बेटा? तुलना। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं।
प्रायिकता के चर। अब प्रायिकता में चर कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है बेटा। जैसे अपन बीजगणित एक मैथ्स की शाखा होती है, ब्रांच होती है, उसमें यदि चर देखते हैं तो वहाँ पे चर चलते हैं बेटा एक्स, वाई और जेड, यही आपको पता है और यही हम लोग आपको बताते हैं। बट प्रायिकता के चर का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई मान जो प्रायिकता को अलग अलग वे में लेके जाते हैं, उसको बदलते रहते हैं, उनको बोलते हैं प्रायिकता के चर। इसको यदि मैं नोटेड करूं, मतलब इसको बताऊं तो ये होता है बेटा कैपिटल एक्स से। इस कैपिटल एक्स की परिभाषा होती है कि इसके जो मान होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसके जो मान होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, परिवर्तित मान। ये होता है बेटा आपका कैपिटल एक्स, जिसको मैं बोलता हूं प्रायिकता के चर। ठीक है, जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूं। एक कॉइन को आप थ्रो करो, आपके पास में एक कॉइन है, उसको थ्रो करो, और मैं उसको बोलूं कि एक कॉइन को थ्रो करने पे क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे सर एक बार तो हेड आएगा और एक बार क्या आएगा, टेल। बिल्कुल सही है। बट यदि कॉइन का नंबर बढ़ा के मैंने 2 कर दिया, C1 और C2, अब क्या क्या आएंगे, तो आप बोलोगे सर हेड हेड भी आएगा, टेल टेल भी आएगा, हेड टेल भी आएगा और टेल हेड भी आएगा। बिल्कुल आपका आंसर भी सही है। बट मैंने ऐसे बोला कि इसमें हेड के मान बदल रहे हैं क्या, इसमें तो नहीं बदल रहे। इसमें तो ज़्यादा कितना बदल रहा है, या तो नहीं आएगा या आएगा तो एक बार आएगा। बट इसमें यहाँ पे अपने पास में हेड नहीं है, इन दोनों पे हेड एक बार है और इसमें हेड कितनी है बेटा, 2 बार। तो इसमें हेड का मान बार बार बदल रहा है। अब ऐसा मान जो परिवर्तित होता रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता के चर, और इसको नोट करते हैं अपन कैपिटल एक्स से। अब ये प्रायिकता के मान कितनी बार बदलते हैं वो होती है बेटा इसकी प्रायिकता। वो क्या होती है इसकी प्रायिकता। जैसे एक्स की वैल्यू में कम से कम देखना चाहूं तो यहाँ पे कितनी मिलेगी, हेड के सापेक्ष कंपेयर करूं तो 0, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे हेड एक बार, यहाँ पे हेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार। कहने का मतलब इस x का मान बदल भी रहा है और कितने प्रकार से बदल रहा है वो इस चर की क्या हो जाएगी बेटा, प्रायिकता। तो ये नेक्स्ट में लिखने जाऊँ आपको, नेक्स्ट होगा आपको चर की प्रायिकता। चर की ये छोटे छोटे बेटा नोटेशन है जिनको याद रहने चाहिए आपको, समझने भी आने चाहिए। अपन चर की प्रायिकता ले रहे हैं, पहले तो चर को लिख दो और फिर उसकी प्रायिकता का नोटेशन क्या लगा दो, px। अब अपने को इसका नोटेशन क्या मिल गया, px मिल गया। मतलब आपको यहां से परिवर्तित मान की प्रायिकता मिल जाएगी कि वो परिवर्तित मान कितने प्रकार से हो रहा है। आ गया होगा समझ में। प्रायिकता के चर जिस घटना का मान बदलता रहता है, उस चर की प्रायिकता कितनी बार बदल रहा है वो उसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब इन दोनों को यदि अपन कहीं एक साथ लिख दिया या लिख दें तो वो बनता है बेटा प्रायिकता बंटन। वो क्या बनता है, एक प्रायिकता बंटन।